स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में। चैप्टर 3 का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके हम सभी मार्क्स के 1, 3, 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमारे 1 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। ठीक है, अब एस्थोनोस्फीयर ये क्या होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक भाग जो मेंटल है उसके ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कह लीजिए या फिर एस्थोनोस्फीयर कह लीजिए, ये कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल भाग है यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है भूपट्टी, मेंटल क्रोड, उसमें जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसे कहते हैं एस्थोनोस्फीयर। ठीक है, या फिर दुर्बलता मंडल कह लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि सीस्मोग्राफ क्या होता है? तो सीस्मोग्राफ वह यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति और भूकंप की तरंगों को मापा जाता है। सीस्मोग्राफ क्या है? भूकंप की गति एवं भूकंपीय तरंगों को मापने वाला स्केल। ठीक है, ज्वालाखंडाश्म क्या होते हैं? ज्वालाखंडाश्म क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि पदार्थों को ज्वालाखंडाश्म कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी से जितने भी छोटे या बड़े पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो लावा हो, पिंड हो, राख हो या धूलकण हो, उन्हीं को कहा जाता है ज्वालाखंडाश्म। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए कौन से स्केल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि भूकंप जब आता है तो वो कितना आया है, वो किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है मर्केली स्केल से। फिर है भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, भूपटल पर वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, और यह छाया क्षेत्र निरंतर बदलता रहता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर या भूपटल पर वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग महसूस नहीं की जाती है, अभिलेखित नहीं की जाती है, उससे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, जो कि हमेशा बदलता रहता है क्योंकि भूकंप तो आता जाता रहता है। ठीक है, तो 1-1 मार्क्स के ये थे आपके 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट। अब चलते 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। 3 मार्क्स में सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कितनी परतों में बटी हुई है और प्रत्येक परत की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी है और उन परतों की विशेषताएं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है मुख्य 3 परतों में बटी हुई है। पहली है भूपटल, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। देखिए, मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, इस इमेज से आप समझ पाएंगे ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होती है, जैसे कि इमेज में देख पाएंगे। यह धरातल से यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर तक की गहराई तक 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ये भूपट्टी है। फिर आते हैं दूसरा आता है हमारा मेंटल भाग, जिसे अभी हमने जाना था एस्थोनोस्फीयर के बारे में। ठीक है, यानी कि दुर्बलता मंडल जो है। तो देखिए, मेंटल जो है भूपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, यानी कि 30 किलोमीटर से नीचे का भाग 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक का भाग क्या कहलाता है? मेंटल। ठीक है, भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनता है। भूपट्टी का ऊपरी भाग और भूपट्टी जो है उसका पूरा भाग और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनता है? स्थल मंडल। और मेंटल का निचला भाग ठोस है, इसका घनत्व लगभग 34 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आप इमेज से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर है क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड होता है, यानी कि 2900 के नीचे तक क्रोड होता है और उसके बाद पूरा का पूरा क्रोड ही होता है, जिसे हम आंतरिक व बाहरी क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि एक आंतरिक क्रोड होता है, एक होता है बाहरी क्रोड। बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में। और ये जो क्रोड है इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्रोड निकिल व लोहे जैसी भारी पदार्थों से बना हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक 3 संरचनाएं, एक है भूपट्टी, एक है मेंटल, एक है क्रोड। भूपट्टी जहाँ पे हम रहते हैं उससे लेकर
पृथ्वी के अंदर तक की 30 किलोमीटर की गहराई तक, और मेंटल 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, और क्रोड 2900 से पूरा नीचे तक। लेकिन जो क्रोड है वो उसे दो भागों में बांटते हैं, एक है आंतरिक और एक है बाहरी है। और जो आंतरिक है ठोस में और बाहरी क्रोड है तरल अवस्था में। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दूसरा प्रश्न है 3 मार्क्स का। क्या है देखिए कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। यानी कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस दौरान कौन कौन सी दो आकृतियाँ बनती हैं वो बतानी है। सबसे पहली है कालडेरा। तो ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होता है, यानी कि जब कोई एक ज्वालामुखी जो है वो बहुत ज़्यादा विस्फोट होता रहता है, यानी कि वो महीने में 8-10 बार या फिर हफ्ते में एक बार विस्फोट होता रहता है, तो वहाँ एक ऊंचा सा ढांचा बनने लगता है, बनने की बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देता है। यानी कि क्या होता है कि वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो अपने आसपास लावा को जमा कर देता है, लेकिन जब अधिक होने लगता है तो वो उस आसपास के जो ढांचा बना हुआ होता है उसे भी विस्फोट से उड़ा देता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे कालडेरा यानी कि बड़ी कहाड़ी कहा जाता है, कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति में कम विस्फोट होता है, यानी कि ये जो कालडेरा है इससे कम विस्फोट होता है, तो निकास नालिका से लावा फव्वारे की तरह निकलता है। यानी कि जो लावा होता है वो क्या एकदम फव्वारे की तरह के रूप में निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है। यानी कि ज्वालामुखी की मुख से जो लावा निकलता है वहाँ पे ये जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं सिंडर शंकु। ठीक है, तो ज्वालामुखी के द्वारा दो आकृतियाँ बनती हैं, एक है कालडेरा, एक है सिंडर शंकु। कालडेरा को एक कढ़ाई के रूप में हम कह सकते हैं और सिंडर शंकु को एक ढांचे के रूप में कह सकते हैं, जो कि ज्वालामुखी के मुख पर होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कि भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस प्रकार सहायक है। यानी कि भूगर्भ की जो जानकारी हम आजकल पाते हैं, जो वैज्ञानिकों ने पाई है, उसमें तापमान और दबाव ने किस तरह से सहायता की है। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है, साथ ही पदार्थ का जो घनत्व है वो भी बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे, गहराई बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा और दबाव भी अधिक बढ़ता जाएगा, और साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न इकाइयों पर पदार्थों के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की है तथा भूगर्भ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की है। देखिए, पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, क्रोड भाग है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि तापमान और दबाव अधिक होता है, घनत्व भी अधिक होता है, तो वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। तो कुछ पदार्थ जैसे निकिल, लोहा वगैरह ये हमने लेके तो हम उससे तापमान एवं दबाव से अंदर तक की जानकारी हम प्राप्त कर पाए हैं, वैज्ञानिक प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक तरंगें क्या है और द्वितीयक तरंगें क्या है। प्राथमिक तरंगें जिन्हें हम कहते हैं पी तरंगें, तो पी तरंगें जो है वो तेज़ गति से चलने वाली होती हैं तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी कि ये तरंगें जो बहुत तेज़ चलती हैं और सबसे पहले धरती पर पहुंचती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं एस तरंगें यानी जो द्वितीय तरंगें ये धीमे चलती हैं और धरातल पर ये पी तरंगों के बाद पहुँचती हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ठीक है, और एस तरंगें जो हैं वो सागरीय तरंगों की तरह, यानी कि एक तो पी तरंगें बहुत तेज़ चलती हैं, धरातल पर बहुत जल्दी पहुंचती हैं और ये ध्वनि की तरह होती हैं। वहीं एस तरंगें धीमे चलती हैं, धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं और ये सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। ये तरंगें गैस, ठोस व तीनों तरह के पदार्थों से होकर गुजर सकती है। कौन सी? पी तरंगें जो हैं वो गैसों से, ठोस और तरल पदार्थ तीनों से गुजर सकते हैं। वहीं ये जो एस तरंगें हैं ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। ठीक है, वहीं पी तरंगें जो है वो कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है और एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। और जो पी तरंगें हैं ये शैलों में संकुचन का एवं फैलाव उत्पन्न करती हैं और ये शैलों में ये गर्त में उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो देखिए पी जो हमारी प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें हैं इसमें 3-4 अंतर आपको पता होने चाहिए, बस ये काफ़ी है। ठीक है, तो 3-4 अंतर आपको पता चल गए होंगे आई होप। ठीक है, क्या क्या है? पी तरंगें जो है वो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं, अधिक तेज चलती हैं, ध्वनि की तरह होती हैं। ये तरंगें गैस, ठोस और तरल तीनों पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। वहीं जो द्वितीयक तरंगें हैं यानी कि एस तरंगें ये धीमे चलती हैं और ये धरातल पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ये सागरीय तरंगों की तरह होती हैं और ये केवल ठोस पदार्थों से ही
गुजर सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3-3 मार्क्स के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों 5-5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो 5 मार्क्स के हमारे 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा ये है कि भूकंप को परिभाषित कीजिए, यानी कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए और भूकंप के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भूकंप से संबंधित तीनों प्रश्न मैंने यहाँ पे उठाए कि भूकंप क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हैं। तो प्रभाव तो आपको पता ही होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूकंप होता क्या है। तो देखिए, भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना अर्थात पृथ्वी का हिलना। यानी कि भूकंप क्या है, साधारण अर्थ इसको कहें कि भूमि में कंपन हो रहा है, भूमि हिल रही है। दूसरे शब्दों में अचानक झटके से प्रारंभ हुई पृथ्वी में कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि अचानक से बिना किसी सूचना के कुछ भी एकदम अचानक से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, भूकंप। और ये भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है। अब भूकंप को हमने कई भागों में बांट दिया, इसके कई प्रकार हैं। तो भूकंप के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है विवर्तनिक भूकंप। कौन सी? विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, सामान्यतः ये भूकंप अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। कैसे? जो हमारा भ्रंश तल होता है, यानी कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वहाँ पे चट्टानों के सरक जाने की वजह से होता है। जैसे महाद्वीपों में महासागर प्लेटें जो है वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं अथवा एक दूसरे से दूर होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो हमारी प्लेटें हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें, ये दोनों एक दूसरे के आपस में टकराती हैं या आपस से गुजरती हैं, तब ये विवर्तनिक भूकंप जो हैं वो आते हैं और ये सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर आते हैं ज्वालामुखी भूकंप। तो ये विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित है। यानी कि ये भूकंप कैसे हैं? ये भूकंप केवल ज्वालामुखी क्षेत्रों के आसपास ही आते हैं। ठीक है, फिर आता है निपात भूकंप। कौन से? निपात भूकंप। ये खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे खनन कार्य हो रहा होता है वहाँ पर खनन कार्य अगर अधिक हो जाता है और वो भूमिगत खाने जो वो ढह जाते हैं, तब वहाँ पे ये भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जाते हैं, जिन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं विस्फोट भूकंप। देखिए, विस्फोट भूकंप क्या होते हैं? कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोटों से भूमि में कंपन उत्पन्न होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। यानी कि जब हम परमाणु या कोई रासायनिक विस्फोट करते हैं भूमि पर, तो वे झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं विस्फोट भूकंप। फिर आते हैं बांध जनित भूकंप। ये तो आपको पता ही कि बांध से जब टूट जाते हैं तो उन्हें कहते हैं बांध जनित भूकंप। तो भूकंप कई प्रकार के होते हैं, विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, निपात, विस्फोट, बांध जनित। फिर आते हैं भूकंप की आपदा से होने वाले प्रकोप। तो ये प्रश्न जो है इसका आंसर तो सभी को आता ही होगा कि भूकंप की आपदा से कौन कौन सी प्रकोप होते हैं। जैसे भूमि हिलती है, भूस्खलन होता है, ठीक है, मृदा द्रवण यानी कि मृदा अपरदन होती है, हिमस्खलन हो जाता है, बांध टूट जाते हैं, आग लग जाती है, इमारतें टूट जाती हैं, ढांचा ध्वस्त हो जाता है बिल्डिंग वगैरह का, सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, वस्तुएं गिर जाती हैं, मकान गिर जाते हैं, जान माल की हानि होती है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप। ठीक है, तो भूकंप क्या है, भूकंप के प्रभाव क्या है और भूकंप के प्रकार क्या हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न है ज्वालामुखी क्या होते हैं और ज्वालामुखी के मुख्य प्रकार कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है ज्वालामुखी किसे कहते हैं और उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है जो कि कभी बताकर नहीं आती है, कभी भी ये विस्फोट हो जाते हैं। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है जिसे नलिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के बाद एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी एक ऐसी आकस्मिक, देखिए ज्वालामुखी जो है वो तो एक तरह से ढांचा होता है, लेकिन ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ये क्या होता है? ये एक आकस्मिक घटना होता है जो कि पृथ्वी पर एक विस्फोट की तरह उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा लावा हो गया, गैस, धुआं, राख, कण, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। ठीक है, और एक प्राकृतिक नली होती है जहाँ से ये सभी वस्तुएं निकलती है, उसे नलिका कहते हैं। और जो लावा जब धरातल पर आता है और एक छिद्र बनाता है जिसे कहते हैं विवर या क्रेटर। ठीक है, वहीं
ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी। अभी देखिए तीनों ज्वालामुखी जो है नाम भी बड़े आसान हैं और इनको याद करना भी बहुत आसान है। पहला क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है। इटली का एटना ज्वालामुखी इसका उदाहरण माना जाता है। फिर दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल में कोई उद्भेदन नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है, यानी कि इसमें बहुत समय तक विस्फोट नहीं हुआ होता है लेकिन इसमें संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कोई अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जान माल की हानि होती है, जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण माना जाता है। फिर आता है विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं, यानी कि इसमें ना के बराबर होता है विस्फोट, ठीक है, और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना होती भी नहीं है, जैसे कि म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी इसका उदाहरण माना जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो गया, जिसमें विस्फोट होता रहता है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें संभावना है और ये होते भी हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन विलुप्त ज्वालामुखी जिनमें संभावना ही नहीं है और सभी का उदाहरण, जैसे सक्रिय का उदाहरण है इटली का एटना, और प्रसुप्त ज्वालामुखी का इटली का विसुवियस, और विलुप्त ज्वालामुखी का म्यांमार का पोपा, ठीक है। तो ये थे हमारे 5-5 मार्क्स के 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारे क्लास 11th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।